क्या आपने किसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे चेक दिया है और यही चीज़ आप कोर्ट में रख रहे हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट ये मानने को तैयार नहीं कि आपका चेक सिक्योरिटी डिपॉजिट था? तो जानिए कि आप अपना केस प्रेजेंट करने में कहाँ गलती कर रहे हैं। इसीलिए मेरा ये वीडियो गौर से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, एडवांस पेमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर मैंने 2 वीडियोस बनाए थे। इसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप इसे प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि भाई जब भी चेक इशू किया जाता है तो उस पर कोई ना कोई लायबिलिटी होनी चाहिए। अगर लायबिलिटी है ही नहीं तो ऐसे चेक को जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर दिया गया हो या तो फिर एडवांस पेमेंट के तौर पर दिया गया हो, उस पर सेक्शन 138 अप्लाई नहीं होता। इट डजंट अट्रैक्ट सेक्शन 138। लेकिन इस चीज़ को आप अपने केस में अप्लाई करने में कुछ गलती कर बैठते हो। वो गलती क्या है ये मैं आपको मेरे सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बेसिस पे आपको बताने वाली हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाल ही में पास हुआ 2020 का। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसे मैं इतना इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि ये मैटर के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट के बेसिस पे मैटर डिसमिस हुआ था। एक्यूज को एक्विटल मिला था 3 कोर्ट्स में। जी हाँ, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में। तीनों कोर्ट में एक्विटल मिलने के बाद जब मैटर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन मिलता है। कौन से पॉइंट पे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स कि एक फॉरेन एक्सचेंज की कंपनी थी जो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रही थी। वो है कंप्लेनेंट। ये मैटर के अंदर एक्यूज जो है उस कंपनी के पास आता है और फॉरेन एक्सचेंज के लिए अप्लाई करता है। कंपनी उसे फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक कार्ड इशू करती है, वीज़ा ट्रैवल मनी कार्ड। ये होता है तकरीबन 19 लाख का। और ये इशू करने के बाद जो एक्यूज़ था उस टाइम पर एक्यूज़ ने कुछ पेमेंट किया था। पार्ट पेमेंट कैश में किया था और पार्ट पेमेंट चेक में किया था। उसने 4 चेक इशू किया था पार्ट पेमेंट के तौर पर इक्वल अमाउंट के। जब ये चेक प्रेजेंट किया गया कंप्लेनेंट के थ्रू तो ये सारे के सारे चेक बाउंस हो गए। तो कंप्लेनेंट एक्यूज़ के पास आता है और कहता है कि भाई आपने जो चेक दिए थे वो तो बाउंस हो गए। तो एक्यूज़ कहता है कि भाई कोई बात नहीं, ये जो चेक आप मेरे बाउंस हो गए, ये चेक को मैं रिटर्न लेता हूँ, इसके बदले में मैं दूसरा चेक देता हूँ। अब इस वक्त क्या हुआ था व्यूअर्स, जो चेक पहले इशू किए गए थे वो इंडिविजुअल नाम पे इशू किए गए। उस बंदे का नाम है सुशील कुमार शर्मा। उसने अपने पर्सनल अकाउंट से 4 चेक दिए थे। जब वो चेक बाउंस हो गए तो उसने वो चेक वापस ले लिए और उन सारे अमाउंट का एक कॉमन चेक उसने इशू किया। लेकिन वो जो चेक इशू किया वो उसने अपने पार्टनरशिप फर्म का इशू किया जिसका नाम था शक्ति इंटरनेशनल फर्म। इस फॉर्म का चेक इशू करने के बाद उस बंदे ने उस चेक पे स्टॉप पेमेंट लगा दिया। स्टॉप पेमेंट लगने के बाद जाहिर सी बात है वो कैश चेक जो है वो बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट ने सबसे पहले उसे नोटिस इशू किया। नोटिस का कोई जवाब नहीं। कंप्लेंट फाइल किया। कंप्लेंट फाइल करने के बाद मैटर चलती है। मजिस्ट्रेट इस चीज़ का संज्ञान लेता है 2 पॉइंट का। सबसे पहला कि भाई ये चीज़ कहीं प्रूव ही नहीं हो रही कि जो कंप्लेनेंट ने जो है पेमेंट किया उस वीटीएम कार्ड के थ्रू। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट रिवर्स हुए थे सुप्रीम कोर्ट में जाके। सबसे पहला पॉइंट ये रखा गया कि भाई ये जो पेमेंट किया गया था कंप्लेनेंट के थ्रू, वीटीएम के कार्ड के थ्रू, तो ये कहीं प्रूव नहीं होता। दूसरा पॉइंट कि जब ये चेक दिया गया था, ये चेक जो था ये एडवांस पेमेंट या तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे दिया गया था, क्योंकि सबसे पहले उसने पैसे दिए, पार्ट पेमेंट दिए, चेक दिया, उसके बाद उसने वो कार्ड लिया। तो जब उसने कार्ड लिया तो उसके पहले चेक पेमेंट हो चुका था। तो यानी कि जब चेक दिया गया उस वक्त कोई किस्म का लेन देन नहीं था। तो इसीलिए उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं थी चेक के ऊपर। और इसी बेसिस पे जो है चेक को सिक्योरिटी डिपॉजिट करार देके मैटर को डिसमिस कर दिया गया। इतना आपको समझ में आ रहा है कि क्यों जो है ये मैटर को डिसमिस किया, क्यों जो है चेक को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे करार दिया गया? क्योंकि पहले उसने पेमेंट किया, बाद में उसने कार्ड लिया। ठीक, फिर उसके बाद मैटर गया सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने यही पॉइंट के ऊपर जो है मैटर को डिसमिस कर दिया और एक्यूज को एक्विटल दे दिया। लोअर कोर्ट ने भी एक्विटल दे दिया, सेशन कोर्ट ने एक्विटल दे दिया। तो सेशन कोर्ट के बाद ये मैटर हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में भी एक्यूज़ के फेवर में आता है, एक्यूज़ को एक्विटल मिल जाता है। इसके बाद मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट के सामने कंप्लेनेंट की एक ही बात रहती है कि भाई जितने भी लोअर कोर्ट थे, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, एक बहुत बड़ा एरर कमिट किया है। एरर ये है कि उन्होंने सेक्शन 139 को तो कंसीडर ही नहीं किया।
यानी कि प्रिजम्पशन जो कि पूरा का पूरा कंप्लेनेंट के फेवर में है। ये सारी चीज़ों को आकलन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे फैक्ट्स को बहुत बारीकी से देखा। उसके अंदर जो एक एक फैक्ट देखा वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला फैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने देखा वो ये कि एक्यूज़ ने एक्सेप्ट किया कि उस चेक के ऊपर उसी का सिग्नेचर है। नंबर 2, जब चार्जेस फ्रेम हो रहा था तो उस वक्त एक्यूज़ आता है कोर्ट के सामने और एक्यूज़ एक्सेप्ट करता है कि भाई मैंने इन लोगों से फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज ली थी और पार्ट पेमेंट भी किया था और कुछ मेरा पार्ट पेमेंट करना बाकी रह गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक्यूज़ ने खुद एक्सेप्ट किया था। तीसरा पॉइंट, जज ये कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारा ये जो दिया हुआ चेक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे था तो फिर आपको जब नोटिस मिली तो आपने नोटिस का रिप्लाई क्यों नहीं किया और नोटिस के रिप्लाई में सारी चीज़ आपने एक्सप्लेन क्यों नहीं की। ये थर्ड पॉइंट था। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जज ये कह रहा है कि चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हो कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट है या एडवांस पेमेंट है, क्योंकि जब आपने चेक दिया, जब आपने पेमेंट किया उसके बाद ही आपने कार्ड लिया, यानी कि उस वक्त कोई लायबिलिटी नहीं थी। लेकिन ये उस चेक के अगेंस्ट में कहाँ कंप्लेंट फाइल हुई है। वो जो चेक थे वो 4 चेक थे, वो चारों के चारों बाउंस हो गए थे, वो आपने रिटर्न कर दिए थे, ठीक है। और वो रिटर्न होने के बाद जो नया चेक इशू किया गया, जो फर्म के नाम पे इशू किया गया, वो तो बाद में इशू किया गया, उसी के बेसिस पे जो है कंप्लेंट फाइल हुई है। तो यानी कि जो चेक के बेसिस पे कंप्लेंट फाइल हुई है उस चेक को इशू करने के वक्त लायबिलिटी मौजूद थी, तो इसीलिए हम इसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसिडर नहीं कर सकते। देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर एक चीज़ जो है जज ने कहा कि जब एक्यूज एक्सेप्ट करता है कि उसने साइन किया, चेक को साइन किया, सेक्शन 139 इशू हो जाता है, सेक्शन 139 कंप्लेनेंट के फेवर में आ जाता है। ये प्रिजम्पशन ऐसा नहीं कि बहुत ही एब्सोल्यूट काइंड ऑफ प्रिजम्पशन है, ये रिब्यूटेबल है, इसका रिबटल दिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ डिनाई करके जो है आप इसका रिबटल नहीं दे सकते। आपको थोड़ा बहुत तो फैक्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या रीज़न से जो है ये सेक्शन 139 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो केस था, ये केस के अंदर एक्यूज़ ने एक्सेप्ट किया कि भाई उसने जो है सर्विसेज ली थी, उसने पार्ट पेमेंट किया और कुछ जो है बैलेंस रह गया। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है ये केस के अंदर बेहतर ये होता, प्रॉपर डिफेंस ये होता, प्रॉपर रिबटल ये होता कि एक्यूज़ ये कहता कि जितना पेमेंट बाकी रह गया था वो सबका पेमेंट मैं कर चुका हूँ, चेक दिया था लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो चेक अमाउंट है या तो NEFT से ट्रांसफ़र किया या तो फिर मैंने उसके अकाउंट में डलवा दिया या तो फिर उसे कैश दे दिया, और वो जो प्रूफ है पेमेंट का वो कोर्ट के सामने लाके बताता, और लाके बताता तब हम मानते कि भाई ये चेक है, चेक के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी तो स्टैंड ही नहीं करती, क्योंकि सारे के सारे अमाउंट जो है वो पे कर चुका है एक्यूज़। अब ये जो जजमेंट मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। इससे पहले वाले जजमेंट में मैंने बताया था कि रिबटल देने के वक्त ज़रूरी नहीं कि एक्यूज़ जो है वो एविडेंस ही लीड करे, वो जो है प्रोबेबिलिटीज़ बता सकता है, यानी कि सर्कमस्टेंसेस बता सकता है कि भाई क्यों ये सारे के सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको एविडेंस लीड करना पड़ेगा। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि रेबटल में, हर रेबटल में आपको एविडेंस लीड करना पड़ेगा। ये स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब आप अपना शो करते हो कि आपका पेमेंट हो चुका है तो आपको एविडेंस ला के बताना है कि भाई पेमेंट हो चुका है। जाहिर सी बात है, जब अकाउंट टू अकाउंट आप डालोगे तो आपका बैंक स्टेटमेंट ये शो करेगा, NEFT ट्रांसफ़र करोगे आपका बैंक स्टेटमेंट शो करेगा, कैश अगर आपने दिया है तो अगर आपने रिसीट आपने इसमें पास संभाल के रखी है तो ये सारी चीज़ें एविडेंस के तौर पे शो होती है। तो ये एविडेंस अगर आपने डाला होता तो हम कह सकते थे कि भाई ये चेक के अगेंस्ट में कोई भी लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तब हम मानते कि ये सेक्शन 139 या सेक्शन 138 जो है ये मैटर में एप्लीकेबल नहीं होता। अब इसके साथ क्या आपको प्रूफ होता है व्यूअर्स, मैं आपको इस जजमेंट के ज़रिए आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप मिस्टेक कहाँ करते हो। आप मिस्टेक वहाँ करते हो कि जहाँ 2 फैक्ट्स हैं, एक होता है डिस्प्यूटेड फैक्ट, एक होता है एडमिटेड फैक्ट। एडमिटेड फैक्ट का मतलब होता है वो चीज़ें जो बिल्कुल ओपन है, जो दोनों लोगों ने एक्सेप्ट की हुई है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने किसी को चेक दिया है आज की डेट का, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने चेक का अमाउंट डाला है, मैंने एग्रीमेंट भी बना दिया है और उसके अंदर आज के चेक जो मैंने चेक इशू किया उसका रेफरेंस भी डाल दिया, लेकिन मैंने सामने वाले से ना कोई गुड्स खरीदा ना कोई अमाउंट लिया, वो जो मुझे गुड्स मिला वो चेक इशू करने के बाद मिला, तो उसकी एंट्री जो इन्वॉइस इशू किया, इन्वॉइस का डेट जो है वो बाद का डेट है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि इनवॉइस का डेट बाद का है और चेक का डेट जो है वो पहले का है। तो ये जो है ये चीज़ें एकदम क्लियर एंड लाउड है, इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि बाद में मेरा जो इनवॉइस इशू हुआ, बाद में मैंने इनवॉइस एक्सेप्ट किया और पहले मैंने चेक दिया था, क्योंकि चेक का डेट और इनवॉइस का डेट दोनों ही एक दूसरे को वेरी क्लियरली चीज़ें मेंशन कर रही हैं। ये होता है एडमिटेड फैक्ट। लेकिन कहीं पे होता है डिस्प्यूटेड फैक्ट, जैसे कि ये मैटर के अंदर था। ये मैटर के अंदर कंप्लेनेंट कह रहा था कि जब मैंने उसे कार्ड दिया, उसने उस कार्ड का इस्तेमाल किया, 3 जगह से उसने पैसे विड्रॉ किए और एक्यूज़ कह रहा है कि मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने जो है इसका कार्ड मैंने लिया ही नहीं, ऐसे कोई एविडेंस जो है वो कंप्लेनेंट शो ही नहीं कर रहा है। तो कंप्लेनेंट को एविडेंस नहीं शो करना है, क्योंकि कंप्लेनेंट के फेवर में ऑलरेडी 139 है। ये जो है प्रिज्यूम किया गया है कि इस चेक के अगेंस्ट में लायबिलिटी है, आपने सर्विसेज ली है, आपने पैसे लिए हैं, ये 139 कहता है। आपको रिबटल देना है उसका, आपको बताना है कि भाई ये जो मैंने लिया है, चलो एग्रीड कि मैंने लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी 139 एप्लीकेबल नहीं होता है, 138 भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? कौन से सर्कमस्टेंसेस में? क्या चेक पहले दिया गया था, या जो चेक दिया गया है उसके अगेंस्ट में पार्ट पेमेंट या कंप्लीट पेमेंट हो चुका है, आपने एनएफटी ट्रांसफ़र मारा है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ 2 चीज़ें होती है। तो सिर्फ अपने लायबिलिटी को डिनाई करके आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे चेक दिया था। याद रखिए, डिनाइल इज़ नॉट एट ऑल अ रिबटल। इसीलिए लोअर कोर्ट में ये 3 बार ये मैटर को एक्यूज़ जीतने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में आकर एक्यूज़ जो है वो मैटर हार गया, कंप्लेनेंट के फेवर में गया। तो ये चीज़ें अपने माइंड में क्लियर आउट रखना। और इसके अलावा और भी अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।